नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मैं आज से आपको साइंस का पार्ट शुरू करवाने जा रहा हूं और वो साइंस का पार्ट मैं नहीं करवाऊंगा, बल्कि आपको अजीत सर करवाएंगे, जिनका पूरा नाम अजीत जानी सर है। वो आपको साइंस का पार्ट करवाएंगे जो आपके लिए कांस्टेबल, पटवार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे, एसएससी सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो मैं मिलाना चाहूंगा आपको अजीत जानी सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में स्वागत करता हूं। जैसे बलराम जी ने आपको बताया कि मैं जनरल साइंस का जो पार्ट है वो आपको करवाऊंगा, जिसके अंदर सबसे पहले जो अपना पार्ट रहेगा वो बायो का रहेगा, क्योंकि जनरल साइंस का जो पार्ट होता है उसके अंदर बायो जो है वो अपना एक सबसे मैक्सिमम रेशियो रखती है। इसीलिए सबसे पहले मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो अपना बायो से रिलेटेड है। तो बायो का अपना पहला जो टॉपिक है ब्लड। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो बात आती है वो 4 साइंटिस्ट के नाम आते हैं। सबसे पहले अपने देखें तो एक साइंटिस्ट जो आता है वो ब्लड से रिलेटेड आता है। जैसे ब्लड के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो आपका था विलियम ह्यूसोन। विलियम ह्यूसोन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बताया था अपने को ब्लड के बारे में, यानी ब्लड के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से भाग जो हैं वो किस प्रकार से अपना काम करते हैं, ये बताने वाला साइंटिस्ट कौन था? विलियम ह्यूसोन था। दूसरा जो साइंटिस्ट था उसका नाम सभी ने सुना होगा, जिसका नाम था विलियम हार्वे। ये फेमस साइंटिस्ट है जिसने अपने को बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यानी अपने शरीर के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट किस प्रकार से होता है, ये बताने वाला साइंटिस्ट था अपने पास विलियम हार्वे। तीसरा जो साइंटिस्ट आता है वो अपने पास आता है लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट था इसने अपने को सबसे पहले बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड ग्रुप जो है कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना होता है, ये बताया था सबसे पहले लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट जो आता है वो अपने पास आता है लैंडस्टीनर और इसके साथ में एक साइंटिस्ट आता है अपने पास विनर। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर अपने को बताया था आरएच कारक के बारे में, यानी ब्लड के अंदर जो आरएच फैक्टर होता है उसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट जो लैंडस्टीनर था, इसके साथ में आ गया था अपने पास विनर। तो ये चारों जो साइंटिस्ट हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस के अंदर ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लड से रिलेटेड साइंटिस्ट कौन सा है, रक्त परिसंचरण बताने वाला साइंटिस्ट कौन सा है, ब्लड ग्रुप बताने वाला कौन सा है और आरएच फैक्टर बताने वाला कौन सा है। जो कॉमन क्वेश्चन है ये साइंटिस्ट आपके पास जो विलियम ह्यूसोन है, ये कई लोगों ने पहली बार सुना होगा कि ब्लड के बारे में। विलियम हार्वे समझते हैं सभी, लेकिन रक्त के बारे में बताने वाला था विलियम ह्यूसोन। हार्वे का नाम आते ही परिसंचरण तंत्र की बात आती है कि ब्लड किस प्रकार से सर्कुलेट होता है, उसके बारे में बताया था विलियम हार्वे ने। तो अब ये 4 साइंटिस्ट जो ब्लड से रिलेटेड हैं, इनके बाद में अपने बात करते हैं 1 बाय 1 कि ब्लड जो है वो कितने भागों में डिवाइड होता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है सबसे पहले अगर अपने ब्लड देखें तो बात आती है कि ब्लड कितने भाग से मिलकर बना होता है। तो ब्लड के मुख्य रूप से भाग होते हैं 2 भाग। मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, जिसमें अपने पास पहला नाम आता है प्लाज्मा और दूसरा इसके अंदर नाम आता है कणिका भाग। प्लाज्मा और कणिका भाग। प्लाज्मा जो होता है ये टोटल ब्लड का भाग होता है अपने पास 55%, जबकि कणिका भाग जो होता है ये होता है 45% भाग। तो इन दोनों भागों में से अगर देखें तो अपने पास क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है।
तो इसके अंदर बात आती है प्लाज्मा की, यानी कितना परसेंट रेशियो रखता है 55%। ये परसेंटेज का मतलब है कि ब्लड जो है वो टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% है। अगर मात्रा देखें तो ब्लड की मात्रा जो होती है वो लगभग एक व्यक्ति के अंदर 5 से लेकर 6 लीटर तक पाई जाती है। या फिर अपने जो मात्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक अदर लैंग्वेज में आता है कि व्यक्ति का जो भार होता है उस भार का लगभग 7 से 8% होता है अपने शरीर के अंदर ब्लड। यानी अगर कोई व्यक्ति जिसका वजन है 50 किलो तो उसका 7% होगा लगभग क्या उसके अंदर ब्लड। तो इस प्रकार से 5 से 6 लीटर मात्रा या फिर उसके भार का कितना परसेंट होता है 7 से 8%। अब ये जो मात्रा होती है ये उस व्यक्ति का कितना परसेंट है टोटल 100%। तो इस 100% का 55% होता है अपने अंदर प्लाज्मा और 45% भाग होता है अपने अंदर कणिका का। तो टोटल ब्लड का बड़ा भाग होता है प्लाज्मा। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये कणिका जो है ये आगे फिर डिवाइड होती है कितने भाग के अंदर 3 भागों के अंदर, जिसमें से पहला भाग आता है अपने पास आरबीसी, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। ये 3 इंपॉर्टेंट भाग हैं। जब मैंने बात की कि ब्लड के भाग कितने होते हैं तो कई बच्चों के मन में आया होगा कि सर 3 भाग होते हैं, जबकि ब्लड के 3 भाग नहीं होते। ब्लड सर 2 भागों में डिवाइड होता है, प्लाज्मा और कणिका भाग। ये कणिका भाग जो है ये फिर 3 भागों में डिवाइड होती है, जो अपने आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो 45% भाग है ये 3 भागों में डिवाइड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अपने ब्लड का भाग पूछे तो अपने को प्लाज्मा बताना है बड़ा भाग। अगर अपने को पूछे कि कणिका का बड़ा भाग कौन सा होता है तो अपने नाम लेंगे आरबीसी का भाग। तो अब अपने पहले बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा जो होती है उसके अंदर उसकी डिटेल क्या है। उसके बाद में अपने बात करेंगे कि जो कणिका होती है उसकी डिटेल क्या है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों की डिटेल। तो सबसे पहले अपने देखते हैं प्लाज्मा भाग, जो अपना रेशियो रखता है 55% भाग, यानी 55% जो प्लाज्मा है वो सबसे बड़ा भाग है ब्लड का। अब ये जो 55% भाग है ये फिर 2 भागों में डिवाइड होता है। इसके अंदर जो 92% होता है ये तो इसके अंदर पाया जाता है जल, और बाकी जो 8% भाग है, क्योंकि परसेंटेज आते ही बात आती है 100% की, यानी ये 55% जो है इसका 92% होता है जल, और 8% जो होता है वो इसके अंदर पाए जाते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। यानी अपने शरीर के अंदर कार्बन से मिलकर बने हुए पदार्थ और विदाउट कार्बन जो पदार्थ होते हैं वो कितना परसेंट रेशियो रखते हैं 8%, और 92% होता है जल। तो प्लाज्मा के अंदर बड़ा भाग कौन सा होता है, जल का होता है, और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितना परसेंट भाग रखते हैं 8% भाग। अब इसके अंदर ये जो 8% भाग है इसी के कारण अपने ब्लड की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है वो डिसाइड होती है। यानी ये 8% जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं ये मिलकर अपने ब्लड की प्रकृति बनाते हैं। कैसी? क्षारीय प्रकृति। साइंस के अंदर किसी भी पदार्थ की प्रकृति भी 3 प्रकार से होती है, या तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, या वो कैसा होगा, क्षारीय होगा, या फिर वो होगा उदासीन। क्षारीय, अम्लीय और उदासीन। जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच स्केल जो होता है, जो अपने बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंदर, जो पीएच स्केल है वो डिसाइड करता है पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कि अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो इसके अंदर ये जो क्षारीय प्रकृति होती है वो अपने ब्लड की पाई जाती है, उसको डिसाइड करने वाले ये 8% भाग होते हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। 92% भाग इसके अंदर पाया जाता है जल का। अब देखते हैं ये तो 55% भाग का डिवाइड है कि 92% और 8% में डिवाइड है। नेक्स्ट देखें कि प्लाज्मा जो होता है वो होता कैसा है और इसका काम क्या होता है अपने ब्लड के अंदर। प्लाज्मा जो है ये अपने शरीर के अंदर
हल्के पीले कलर का, यानी इसका रंग कैसा होता है ब्लड के अंदर, हल्के पीले कलर का होता है प्लाज्मा। एक चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी अपने को छूने पर कैसा महसूस होता है, गोंद के जैसा चिपचिपा महसूस होता है। और इसकी प्रकृति देखें तो ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। हल्का पीला होने के कारण कैसा होता है, पारदर्शी। और प्रकृति कैसी होती है, चिपचिपी होती है। अपने को जब चोट लगती है तो ब्लड अपने जब दोनों उंगलियों के बीच में लगाकर देखते हैं तो अपने गोंद जैसा महसूस होता है, वो इसी प्लाज्मा के कारण होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, चिपचिपी होती है। इसके बाद में जो ब्लड है, इस ब्लड को जो लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने का काम करता है, यानी ब्लड को द्रव रूप में बनाए रखने का काम भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है। क्योंकि प्लाज्मा के अंदर देखिए 92% तक क्या होता है, पानी होता है। तो 92% तक पानी होने के कारण इस ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने का काम भी कौन करता है, अपना प्लाज्मा करता है। तो प्लाज्मा बड़ा भाग है, दो काम है इसके, ब्लड को द्रव रूप में बनाए रखना और इसके साथ साथ इसकी प्रकृति भी कैसी करना, क्षारीय प्रकृति करना, जो प्लाज्मा का 8% भाग करता है। ये अपने ब्लड का एक भाग है जो प्लाज्मा है। अब अपने बात करते हैं ब्लड का जो दूसरा भाग है और इंपॉर्टेंट भाग है, जिसके अंदर अपने पास आती है कणिका भाग। और कणिका आगे फिर से 3 भागों में डिवाइड होगा। तो दूसरा देखिए अपने पास जो कणिका भाग होता है, वो कणिका कितने परसेंट होता है, 45%। अब ये 45% फिर से 3 भागों में डिवाइड है, जो अपने पहले बात की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इस कणिका का मैं पहला भाग ले रहा हूं, पहले आरबीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। अब ये आरबीसी जो है, इसका एक अन्य नाम भी होता है जो अपने को याद रखना है, इरिथ्रोसाइट। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से। आरबीसी जो होती है, ये अपने ब्लड के अंदर कितना परसेंट भाग रखती है, 99% भाग। अब यहां कंफ्यूजन होगी जी कि 45% और 99% है। तो कणिका जो टोटल है 45%, ये अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100, क्योंकि कणिका पूरी है अपने आप में। अब ये 45% जो है, इसका 99% होती है कौन, आरबीसी। प्लाज्मा में बड़ा भाग कौन सा था, 92%, जल का भाग था, और यहाँ 99% है अपने पास आरबीसी। तो आरबीसी जो है अपने कणिका की सबसे बड़ी जो पार्ट रखती है, ब्लड के अंदर बड़ा पार्ट होता है प्लाज्मा, और कणिका का बड़ा पार्ट होता है अपने पास आरबीसी, जिसको अपने बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। अब देखते हैं आरबीसी की डिटेल। सबसे पहले बात करें कि आरबीसी की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आरबीसी की जो आकृति है, उसके लिए नाम आता है उभय अवतल, बाइकॉन्केव आकृति भी बोल दी जाती है अपने पास। बाइकॉन्केव का मतलब होता है जिस प्रकार अपने फिजिक्स के अंदर अवतल लेंस होता है, उस प्रकार की आकृति होती है। लेकिन उभय का मतलब है कि दो, यानी इस प्रकार से दो अवतल लेंसों की भांति अपने आरबीसी की आकृति पाई जाती है, यानी अंदर की ओर धसी होती है दोनों साइडों से, इसलिए इसको नाम दे दिया उभय अवतल या बाइकॉन्केव आकृति। तो सबसे पहले आकृति, उसके बाद में बात करें तो आरबीसी के अंदर जो केंद्रक होता है वो अपने पास एब्सेंट होता है, यानी आरबीसी के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ एक अपवाद आता है अपने पास, ऊंट और लामा जो जीव होते हैं उनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। बाकी जितने जीव हैं उनकी आरबीसी केंद्रक रहित होती है, जबकि ऊंट और लामा जो है उन जीवों की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अपने यहाँ मनुष्य के अंदर बात करें तो मनुष्य की जो आरबीसी है उसके अंदर किसी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते। कोशिकांग का मतलब
कि कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक हो गया, केंद्रिका होगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, इस प्रकार की सभी जो कोशिकांग हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि आरबीसी जो है इसके अंदर इन सभी कोशिकांगों का कोई भी कार्य नहीं होता। तो मतलब इन अंगों का कार्य नहीं होता, तो आरबीसी खुद क्या काम करती है? तो आरबीसी जो है उसका कार्य होता है अपने पास शरीर के अंदर CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी अपने श्वसन की क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो बाहर छोड़ते हैं उनका शरीर के अंदर ट्रांसफर करना, परिवहन करने का काम कौन करती है? अपने पास आरबीसी करती है। और इसी इंपॉर्टेंट काम के कारण इसकी आकृति भी कैसी होती है? बाइकॉन्केव होती है। और सभी प्रकार के कोशिकांग भी एब्सेंट होते हैं, ताकि अपनी जो आरबीसी है वो मैक्सिमम मात्रा के अंदर CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन कर सके बॉडी के अंदर, ताकि अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी न हो और CO2 की अधिकता न हो। इस कारण इसके अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग क्या होते हैं? अपने पास एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट अपने बात करें कार्य के बाद में कि इनकी संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके अंदर आरबीसी की संख्या होती है अपने पास 45 से लेकर 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। घन मिलीमीटर का मतलब होता है कि अपने पास एक आयतन है, उतने आयतन के अंदर इनकी संख्या पाई जाती है 45 से लेकर 55 लाख तक। अब ये जो संख्या है ये एवरेज है 45 से 55 लाख। कई बार क्या होता है इनके अंदर अपने को मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग संख्या पूछ ली जाती है। तो जो मेल होता है यानी नर जो है उसके अंदर इनकी जो संख्या पाई जाती है वो लगभग 52 लाख तक पाई जाती है प्रति घन मिलीमीटर के अंदर। और जो फीमेल होती है उसके अंदर ये संख्या पाई जाती है 47 लाख तक, 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इसी कारण इस 47 से अपने नाम ले लिया 45 और 52 से अपने ले लिया 55। इसीलिए ये एक रेंज है 45 से 55। और अलग अलग पूछे तो मेल और फीमेल के अंदर 52 और 47 लाख तक अपने पास संख्या आरबीसी की पाई जाती है। इंपॉर्टेंट इसका कार्य है जो अपने पास CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। अब अपने बात करें इसकी आकृति उभयावतल होगी, केंद्रक रहित है, कार्य भी हो गया, संख्या भी होगी। इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये जो कार्य है उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए जो संरचना है आरबीसी उसका खुद का निर्माण कौन करता है, यानी आरबीसी अपने शरीर के अंदर किससे बनती है। तो आरबीसी जो है इसका जो निर्माण होता है वो अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाली संरचना जो होती है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। ये बोन मैरो जो होती है वो अपने शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण करती है। अब सर ये बोन मैरो क्या होती है जी? तो बोन मैरो जो है वो अपने हड्डियों के अंदर बीच का जो खोखला पार्ट होता है उसके अंदर एक व्हाइट कलर का लिक्विड होता है जो क्या कहलाता है? बोन मैरो कहलाता है। अब ये बोन मैरो जो होती है यही निर्माण करती है अपने पास आरबीसी का। अब आरबीसी का निर्माण बोन मैरो के द्वारा किया जाता है। ये किस कंडीशन में किया जाएगा? जब अपने शरीर के अंदर बोन मैरो विकसित हो चुकी होती है। अब अपने बात करें कि जब अस्थि विकसित नहीं होती उस समय यानी भ्रूणावस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण कौन करता है? तो यहाँ करता है अपने पास यकृत और प्लीहा भाग, यानी शरीर के अंदर लीवर और प्लीहा जो होती है ये भ्रूणावस्था के अंदर अपने आरबीसी का निर्माण करती है, जिसके अंदर अपने हड्डियां विकसित नहीं होती। अब बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जो जीवन काल होता है यह सामान्यतः पाया जाता है 120 दिन। 120 दिन के बाद में आरबीसी जो होती है वो अपने क्या होती है? डेड हो जाती है। तो ये है अपने पास कणिका का पहला भाग आरबीसी जिसकी डिटेल। नेक्स्ट जो पार्ट है
वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा, जिसके अंदर अपनी कणिका के अदर पार्ट जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।